अगर आपकी कोई ज़मीन का टुकड़ा या फिर कोई प्लॉट किसी शहर में है तो सावधान हो जाइए। अपनी ज़मीन के, अपने प्लॉट के कागजात चेक करवा लीजिए, क्योंकि पता नहीं कब किस भूमाफिया की नज़र उस ज़मीन के टुकड़े पर या आपके प्लॉट पर पड़ जाए और उसके फर्जी कागजात तैयार करवाकर उस पर कब्जा ले भी लिया जाए या फिर इस मामले को कोर्ट में घसीटा जाए। दोनों ही कंडीशन में आपको भारी नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि ऐसे भूमाफियाओं की नज़र आपकी ज़मीन आप पर, आपके प्लॉट पर ही नहीं, हाई कोर्ट के अधीन ज़मीनों पर भी है। राजगढ़ के एक बुजुर्ग का कल सुबह से एक फ़ोन आ रहा है कि भाई साहब, यहाँ पर किसी कंपनी की ज़मीन जो हाई कोर्ट कलकत्ता के अधीन है, उस पर भूमाफियाओं की नज़र पड़ गई है। रात को उसका 10 से 12 फीट डंडा ढहा कर यह चेक किया गया कि इसका कोई मालिक बाहर निकल कर आता है या नहीं आता। 6 तारीख की घटना के बाद 7 तारीख को मुकदमा दर्ज करवाया जाता है और 8 तारीख की रात को 2 जेसीबी के सहारे उस जमीन के टुकड़े के बाहर लगे हुए डंडे पर 2 जेसीबीओं से उस डंडे को तोड़ दिया जाता है। राजगढ़ में अफवाह फैलाई गई है कि इस जमीन को हम लोगों ने खरीद लिया है। दरअसल ये जमीन इतनी प्राइम लोकेशन पे है कि 6-7 बीघा जमीन की कीमत तकरीबन 30 से 35 करोड़ है। हाई कोर्ट कलकत्ता ने इस जमीन को बेचने के लिए 29 नवंबर को एक आदेश निकाला। दैनिक भास्कर और टाइम्स ऑफ इंडिया में एक इश्तिहार दिया, जिसके तहत आप इस जमीन को खरीदने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि एक धंधा जो हिंदुस्तान में बड़ी तेजी से फलने फूलने लगा है, किसी की जमीन हो, किसी का प्लॉट हो, आप उस पर फर्जी तरीके से, भूमाफिया लोग उस पर फर्जी तरीके से नकली डॉक्यूमेंट तैयार करवाकर कोर्ट में चले जाते हैं और उस जमीन को डिस्प्यूट कर देते हैं। असली मालिक को जमीन तय दाम से या उचित मूल्य से कम दाम पर बेचकर भागना पड़ता है। कई बार प्रशासन और लठ के जोर से, या यूँ कहे कि प्रशासन और ताकत के जोर से उस ज़मीन पर कब्जा भी ले लिया जाता है दूसरी भूमाफियाओं के द्वारा, और आप देखते रह जाते हैं कि आपके जीवन भर की कमाई हुई पूंजी के साथ किस तरीके से अत्याचार किया जाता है। उस बुजुर्ग से बात करवाते हैं कि दरअसल 1953 के आसपास, या यूँ कहे कि आज़ादी के समय, एक कंपनी जो यहाँ चलती थी, जिसमें एक तेल मिल और दाल मिल यहाँ चलती थी, उस ज़मीन पर किस तरीके से अब भूमाफियाओं की नज़र पड़ी है। और उन भूमाफियाओं की नज़र पड़ी है तो क्यों पड़ी है, क्या वो लोग चाहते हैं, ऐसी सूचना है। ऐसी सूचना भी है कि राजगढ़ में इस ज़मीन के बारे में ये अफवाह फैलाई गई है कि फला आदमी ने इस ज़मीन को खरीद लिया है और अब इसमें प्लॉटिंग हो रही है। अगर इस जमीन पर किसी ने प्लॉट लिया है, लेने का विचार कर रहा है, या आपसे कोई कह रहा है कि यह जमीन प्राइम लोकेशन पे है, सस्ते दामों पर यह प्लॉट दे रहे हैं, तो खरीदने से बचें। और अगर किसी ने खरीद लिया हो तो इसकी कंप्लेंट पुलिस प्रशासन को कर सकते हैं। अब उस बुजुर्ग से बात करवाते हैं जो कल से हमें इस मसले को लेकर कम से कम 25 बार कॉल कर चुका है। क्या नाम बाबूजी आपका? कृष्णावतार शर्मा, पुत्र रामस्वरूप शर्मा। बाबूजी, क्या मसला है इस ज़मीन का, ये क्या था और अब क्या है इसमें? देखो जी, इसका मसला क्या है कि पिछले 70 साल से इसकी देखरेख करते आ रहे हैं। पहले मेरे फादर काम करते थे, 2012 में वो रिटायरमेंट हो गए। रिसीवर ने रिटायरमेंट करके उनका भुगतान वहाँ तक का दे दिया, उसके बाद मुझे अपॉइंटमेंट कर दिया। नहीं, दरअसल आप मुझे शुरू से एक किस्सा बताइए कि ये ज़मीन ये है क्या पूरा? ये ज़मीन साहब पहले भारत ऑयल मिल के नाम से थी, और ये गिरधारी लाल घासीराम मेसर कलकत्ता 27 अमरतल्ला स्टेट कलकत्ता के नाम से थी, और उनके 9 पार्टनर थे। उन 9 पार्टनर द्वारा ये संचालित हो रही थी, और उसमें मेरे पिताजी काम कर रहे थे मैनेजर के तौर पर। ये कब की बात है? ये सन 53 से बात है सर। सन 1953 में, आज़ादी के कुछ साल बाद? हाँ, आज़ादी के कुछ साल बाद। हाँ। फिर क्या हुआ उसमें? फिर 53 के बाद ये सन 60-62 में करीब ये बंद हो गई, आपसी मनमुटाव या घाटे के कारण। और फिर 60-62 के बाद फादर को इन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी लिख दी। उसके बाद फादर इसमें जो वो छोड़ गए संपत्ति, जो ट्रक वगैरह छोड़ गए, ट्रक से इसका संचालन कर रहे थे और इसका हिसाब किताब उनको पार्टनरों को कलकत्ता भेजते थे। उसके बाद 1976 में इनका डिस्प्यूट हो गया आपस में भाइयों का, और वो केस इन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में कर दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट में केस करने के बाद 1983 के अंदर हाई कोर्ट ने सारी संपत्ति अपने अधीन कर ली, और अधीन करने में पार्टनरों की सहमति से अधीन कर ली। इसमें 9 पार्टनर थे,
उनके अधीन करने के बाद उस पर रिसीवर कायम कर दिया। रिसीवर के बाद सन 98 में जयंत कुमार सान्याल को रिसीवर नियुक्त किया था। और उस रिसीवर करने के बाद उनके बाद रिसीवरों की कार्रवाई चलती रही। और रिसीवरों की 2001 में फिर एक दूसरा रिसीवर परमेंद्र नाथ को इन्होंने दूसरा रिसीवर कर दिया। जॉइंट रिसीवर के नाम से ये फर्म चलती रही। जॉइंट रिसीवर के नाम से चलने के तो 2012 में मुझे अपॉइंटमेंट किया, क्योंकि फादर की है ना एक उम्र भी ज़्यादा हो गई थी और उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो 2014 के अंदर एक्सपायर हो गए थे। तो 2012 में उन्होंने क्या उनकी संपत्ति संभाला, अपन को काम नहीं करना। उन्होंने 2012 में मुझे अपॉइंटमेंट कर दिया। आपको अपॉइंट कर दिया यहाँ पर? हाँ, इस संपत्ति की देखभाल के लिए, क्योंकि इसमें कोई तरह का कोई रगड़ा ही नहीं था। सारी 4 दीवारें थी और सब कुछ बंद था, मशीनें बंद थी, सब ताले लगे हुए थे। उसके बाद ये पिछले उनका आपसी पार्टनरों का ना रिसीवर से कोई समझौता हुआ है, जो हाई कोर्ट ने इसकी 29/11/24 को इसकी सेल के ऑर्डर निकाल दिए। 29 नवंबर 2024 को। और 29 नवंबर 2024 के बाद ये सारे भूमाफिया सक्रिय हो गए। वो नहीं चाहते कि ये ज़मीन कोई तरह से बिके और ये डिस्प्यूट ही रहे। अब ये पता नहीं, अब यहाँ पता नहीं, ये भूमाफियों ने 6/12 को पहले तो एक 20 से 23 फुट का डंडा करीब तोड़ दिया। तोड़ के उन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया कि जगह कोई आता है या नहीं आता है। सामने कोई नहीं आता है। मैंने उसकी FIR दर्ज करा दी 7/12/24 को। उसके बाद 7/12/24 के बाद उन्होंने मुझे एक रिसिप्ट दी थी FIR की, जो मैंने उनको दी थी। लेकिन उन्होंने FIR करने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन की या नहीं की ये मुझे पता नहीं है। लेकिन 8/12/24 की रात्रि को फिर उन्हीं भूमाफियों द्वारा, मतलब 6 तारीख को तोड़ा, 7 को आपने मुकदमा दर्ज करवाया, फिर 8 तारीख की रात को फिर से? नहीं, ये कल 9 थी ना, आज 10 है ना, कल 9, कल 8 थी। 8/12/24 की रात्रि को इन्होंने फिर है ना को 50-60-70 करीब 60-70 कबरी नापा तो नहीं, पर लेकिन 70-80 फुट डंडे की पूरी दौड़ी। रात को 2 कार वगैरह आई थी और वो JCB लेके, जैसा कि मुझे चौकीदार ने बताया, क्योंकि मैं तो यहाँ रहता नहीं, तो रात को चौकीदार रखता था। चौकीदार ने कहा कि 2 कार आई थी और JCB चलती रही, और JCB चलती रही तो JCB डंडा तोड़ के जाती रही, जिसकी मैं अब FIR दर्ज कराऊंगा, क्योंकि मैंने अभी तक उसकी इस समय तक मतलब इस सारी प्रॉपर्टी का जो मालिकाना हक है वो हाई कोर्ट कलकत्ता के पास है। ये सारी प्रॉपर्टी कलकत्ता हाई कोर्ट के अधीन है। इसमें न पार्टनर कुछ कर सकते हैं, न सेल कर सकते हैं, न कुछ करते हैं। जो भी करेगी हाई कोर्ट ही करेगी। जो भी करना है सब कुछ हाई कोर्ट कलकत्ता को करना है। हाँ, कलकत्ता हाई कोर्ट को ही करना है और उसके द्वारा रिसीवरों को करना है। उसके द्वारा जो उन्होंने अपने कर्मचारी रिसीवर नियुक्त कर रखे हैं उन्हीं को करना है। तो इसमें जो आप 23 नवंबर 2024 बता रहे हो, उस 29 नवंबर 2024 को क्या किया हाई कोर्ट ने? हाई कोर्ट ने एक आदेश काढ़ा था, जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया में विज्ञापन दिया था और एक दैनिक भास्कर अखबार में भी विज्ञापन दिया था। क्या विज्ञापन है? वो विज्ञापन क्या है कि ज़मीन की सेल में मशीनरी सहित सेल करने का उन्होंने एक विज्ञापन कहा था, जिससे कि लोग बाग अपने टेंडर भरे और वो टेंडर के द्वारा कोर्ट में, वो टेंडर भरने के बाद वो 23 तारीख तक कोर्ट में तारीख है, वो 23 तारीख को शायद वो टेंडर खुलने की संभावना है। 23 दिसंबर को इस ज़मीन का टेंडर खुलेगा, लेकिन उससे पहले भूमाफिया क्या चाह रहे हैं यहाँ? भूमाफिया इस ज़मीन को ये चाहते हैं कि ये डिस्प्यूट ही रहे और ये हाली ज़मीनें नहीं बिके, ताकि औने पौने दाम में हम इस पर कब्जा कर सकें या कब्जा करके हम इसको सेल करवा सके। जबकि इनको इसमें मेरा कोई वास्ता नहीं है। मेरी तो एक तनख्वाह मजदूर आदमी के हिसाब से मैं तो सोच रहा हूँ कि जब ये बिकेगी तो मुझे 2 पैसा आएगा, नहीं तो मेरे तो हालत ख़राब है। कितने साल से काम कर रहे हो आप यहाँ? मैं ये कर रहा हूँ अक्टूबर 2012 से। तो आपको तनख्वाह टाइम पे मिलती है? पहले तो 2-3 साल के परमेंद्र नाथ जो जॉइंट रिसीवर था, उन्होंने महीना 2-3 महीना उनके पास फंड था, तो उन्होंने मुझे चेक वगैरह हर महीने देते थे, जिसका मैं हिसाब देता था कलकत्ता। लेकिन वो परमेंद्र नाथ की मृत्यु के बाद उनके पास कुछ फंड की कमी आ गई। उन्होंने कहा कि खर्चा कम करो। मैंने खर्चा कम करने के लिए नल का कनेक्शन था वो भी कटवा दिया, ओनली बिजली का कनेक्शन ही रखा है। क्योंकि तुम्हारी तनख्वाह जब ये संपत्तियाँ बिकेगी, फंड आएगा, जब हम आपका भुगतान करेंगे। उसके बाद उन्होंने मुझे करीब अनुमान तो तारीख ध्यान नहीं, लेकिन 17-18 से मेरी तनख्वाह बिल्कुल ही 16-17 से या 17-18 से मेरी तनख्वाह बाकी चल रही है। मतलब 7-8 साल हो गए आपको बिना तनख्वाह पे काम करते? तनख्वाह पे काम करते हुए। इसका बिजली का बिल भी मुझे ही जमा कराना पड़ता है। ये देखिए, मैं फिर से कह देता हूँ कि अपनी प्रॉपर्टी अगर किसी शहर में है, उसमें अगर मकान नहीं है, कोई रह नहीं रहा है, तो अपनी प्रॉपर्टी को जाकर चेक करवा लीजिए। क्या पता किसी भूमाफिया की नज़र पड़ी हो और उस पर कोई कब्जा कर लिया हो, या उसके
फर्जी दस्तावेज तैयार करवा के किसी कोर्ट में आपको उलझाए रखेंगे। क्योंकि भूमाफियाओं का ये काम है कि जो प्राइम लोकेशन पर अच्छी प्रॉपर्टी होती है उनको डिस्प्यूट किया जाता है, ताकि पार्टी जो मेन पार्टी है जिसकी वो ज़मीन है, जिसका वो प्लॉट है, वो लोग उसके सेटलमेंट के लिए उनके पास आएँ और उस ज़मीन का कुछ हिस्सा, उस प्लॉट का कुछ हिस्सा या उस बिकने वाली ज़मीन में से आने वाले पैसे का कुछ हिस्सा वो ले सकें। इसलिए कह देता हूँ कि अब अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कोई नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई रह नहीं रहा है, तो समय समय पर अपनी ऐसी प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखिए, समय समय पर उनके कागजात चेक करवाते रहिए और सावधानी रखिए कि कहीं ये दुर्घटना आपके साथ ना घट जाए। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।